नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर बैठे हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस का पूर्ण रूप से आनंद उठा रहे हैं और आपके जो जवाब हैं, आंसर शीट है, वो भी मुझे प्राप्त हो रही है। और बहुत सारे बच्चों ने जो जवाब हैं आंसर शीट में वो काफ़ी अच्छे दिए हैं और उनके हल करने का तरीका भी अच्छा रहा है। कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है और मैंने उनको मेंशन भी किया है कि यहाँ पे या छोटी सी मिस्टेक रह गई, जोड़िया बाकी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई रिप्लाई को सुधारेंगे और अपनी इस आदत पे डालेंगे कि छोटी छोटी गलतियां हैं उनसे हम कैसे सीखेंगे। तो अब तक हम 17.4 का जो क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज उसका केवल एक पांचवा क्वेश्चन रहा था 17.4 का, जिसमें कि आपको पहले से दिया हुआ था कि माध्य विचलन 25 मान के, कल्पित माध्य 25 मान के फिर आप इसको माध्य ज्ञात करो। तो उसमें a बराबर 25 लेना था, यानी हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि a बराबर है वो 25 है, तो फिर d बराबर x माइनस a निकाल के फिर f गुणा d से हम उसको हल कर लेंगे, जिसका कि हम लास्ट आंसर आएगा 25 माइनस 1.75 यानी 23.25। अब हम जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट है माध्यक। अब तक हमने माध्यक सीखा था, अब 3.5 अक्षरों का नाम है माध्यक। माध्यक हल करने में भी प्रोसेस वही है जैसे हमने माध्यक में पहले हल किया था, अवर्गीकृत आंकड़ों से ज्ञात किया था, फिर हमने जो हल किए थे उसमें बारंबारता सारणी से सीखा था। सेम ऐसे ही माध्यक में करना है, पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों से सीखेंगे और फिर बारंबारता सारणी से सीखेंगे और फिर हम वर्ग अंतराल से सीखेंगे। तो हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम 17.6 और 17.7 है वो पूरी कवर करेंगे। 17.5 जो एक्सरसाइज है वह हम अभी नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, बुक है, उसमें वह एक्सरसाइज नहीं दी हुई है। यदि नई बुक में आ जाती है तो हम उसको निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 17.6। जब भी हम किसी भी, ये स्थिति माध्य है, अब जो हम माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे वो दोनों ही स्थिति माध्य कहलाते हैं। तो माध्यक में आंकड़ों को पहले हमें आरोही क्रम में सेट करना जरूरी होता है। माध्य में आंकड़ों को आरोही क्रम में देखने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे उनको जोड़ लेते थे, जितनी संख्या थी भाग लगा देते। लेकिन माध्यक में आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। तो 17.6 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं। इसमें हमें टोटल 10 आंकड़े दिए हुए हैं। इन 10 आंकड़ों को हमें पहले आरोही क्रम में सेट करना है और फिर इसका माध्यक निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार आरोही क्रम में जो आंकड़ा सेट होने वाला है वह है सबसे छोटा आंकड़ा 13। उसके बाद में हम देखेंगे 13 के बाद में 19, 19 के बाद में जो आंकड़ा है वह है 20, 20, 20 के बाद में जो आंकड़ा है वह है 25, फिर 26, उसके बाद यदि हम देखें तो 28, उसके बाद यदि हम देखें तो जो आंकड़ा है वह है 33, उसके बाद में 34 और उसके बाद में 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक आंकड़ा है वह अभी भी हमने मिस किया है। चौंतीस जो आंकड़ा है वह इसमें दो बार दिया हुआ है, 34 है वह दो बार है। तो इस तरीके से हमने देखा, इनको व्यवस्थित कर लिया आरोही क्रम में। हमने क्या क्या है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाया है। माध्य में और बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों में ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि माध्यक को हमें पहले आरोही क्रम में लगाना। हमने सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा दिया। अब हम गिनेंगे तो गिनने पे हमने प्राप्त किया कि जो आंकड़े हैं वह सम संख्या में है, n बराबर 10 है। अब यदि हम इसको एकदम सिंपल तरीके से सामान्य हमारे व्यवहारिक रूप से देखें तो माध्यक होता है एकदम बीच का मान, माध्यक जो एकदम बीच में है। तो ये 10 आंकड़े हैं, इनमें से एकदम बीच का कौन सा है, हमने आरोही क्रम में सेट कर रखा है। यदि हम ध्यान से देखें तो 4 हम इधर से छोड़ दें और 4 हम इधर से छोड़ दें तो ये बीच में दो मान है 26 और 28, ये माध्यक है। और आपको पता है कि दो कभी आंकड़े माध्यक नहीं हो सकते, माध्यक एक ही होगा। तो सीधा सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा दें। 26 और 28 को जोड़ेंगे और यदि हम दो का भाग लगाएं तो 54/2 यानी 27। अब यदि हम इसका गणितीय फॉर्मूला देखें
माध्यक का सम आंकड़ों का, तो यह होता है n बट्टे दोवां पद प्लस n बट्टे दो प्लस वनवां पद बट्टे दो। ठीक है, कहने का मतलब है n का मान यहाँ पे 10 है, तो 10 बट्टे दो यानी पांचवा पद प्लस 10 बटा दो प्लस एक वहां पद, और इनका हमें माध्य ज्ञात करना है यानी दो का भाग लगाना है। तो 10 बटे दो हो गए 5, पांचवा पद, और 5 प्लस एक हो गया 6, छठवां पद बटा दो, यानी पांचवा और छठा जो पद है उन दोनों पदों के मानों को जोड़ के दो का भाग लगाना है। तो हमारे पास में ये है 26 और 28, यदि हम इन दो को जोड़ के भाग लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है वह है 27। यानी यदि हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं सम संख्या में, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो मान निकालेंगे वह आंसर आएगा 27। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सम संख्या का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 17.6 का क्वेश्चन नंबर 2। सम संख्या का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हम विषम संख्या का क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और जो संख्या दी हुई है उनमें सबसे छोटा आंकड़ा है वह है 19, उसके बाद में जो आंकड़ा है वह है 25, उसके बाद में 30, 31, 32, 35, 48, 48, 51, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़े हो गए। यानी 9 का मतलब हो गया ये जो आंकड़े हैं वे कैसे हैं, विषम संख्या में हैं। मान लीजिए ये 9 लड़के बैठे हैं एक सीट में और इनके एकदम बीच में माध्य का मतलब एकदम बीच में, तो हम क्या कहेंगे, 4 तो इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच में जो बैठा होगा ना वो अपना माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक कितना हो जाएगा, 32। ये तो हो गया व्यवहारिक तरीके से ज्ञात करना। यदि हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो विषम संख्या में जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस एक बटे दोवां पद। याद रखिए सम संख्या में जो फॉर्मूला था वह था n बटा दोवां पद प्लस एक, n बटा दो प्लस एक। यहाँ पे n प्लस एक है, दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है वो आप ध्यान से देखना। वहां पे था n बटा दो प्लस एक और यहाँ पे n प्लस एक बटा दो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 प्लस एक बटे दोवां पद यानी 10 बटे दोवां पद, 10 बटा दो हो गया 5, पांचवा पद, तो यहाँ पे पांचवा पद कौन सा आप गिन लोगे, यही है 32। तो इस तरीके से हमें विषम संख्याओं में जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तो माध्यक ज्ञात करना सीखा हमने। n बराबर 9 दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाया n प्लस एक बटे दोवां पद, 9 प्लस एक बटे दो 10वां पद, 10 बटा दोवां पद यानी पांचवा पद, और पांचवा पद क्रम से आ रहा है 32। अब इस क्वेश्चन में एक नीचे और क्वेश्चन ऐड किया हुआ, वो क्वेश्चन ये है कि यदि 25 को 52 से हटा दें, यानी 25 है उसकी जगह हम क्या लिख दें, 52 लिख दें, तो इसका माध्य कितना होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 25 है इसको हटा देंगे और यहां 52 आ जाएगा, 59 उसके बाद रहेगा, तो क्या परिवर्तन रहने वाला है वो आप मेरे को आंसर शीट में लिख के भेजोगे। ये तो था अवर्गीकृत आंकड़ों का सम और विषम संख्याओं में होने पर माध्य ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे बारंबारता बंटन सारणी से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। 17.6 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, 2 मैंने कर दिए, एक और मैं करने वाला हूं, 2 और आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वह मैं पांचवा कर रहा हूं, तो उसमें x दिया हुआ है आपको और f दिया हुआ है। अब हम जो हल करेंगे वह बारंबारता बंटन सारणी का क्वेश्चन है। अभी तक अवर्गीकृत आंकड़े थे, हमें छोटे आंकड़े थे, अब थोड़े बड़े आंकड़े हो गए इसलिए x और f के रूप में दे दिए। तो संख्याएं पहले से ही क्रम में लगी होती है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये हमें पहले से ही क्रम में दिए हुए हैं। अब जो बारंबारता है f का मान 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और 7। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी में यदि क्वेश्चन आए तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि इस बार हमें एक तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी और वह है संचयी बारंबारता।
ये संचयी बारंबारता आपके लिए बिल्कुल नया नाम है। संचयी बारंबारता, संचय का मतलब शुद्ध हिंदी में होता है जमा करना, यानी बारंबारता को जमा करना ही संचयी बारंबारता कहलाता है। तो हम यदि इन बारंबारताओं को जमा करेंगे, कहने का मतलब है कि ये जो 14 है इसको जमा करेंगे तो 14 का 14 ही रहेगा। ये CF का पहला मान हो गया सेम के सेम बराबर। अब 28 इस 14 में जोड़ेंगे, 28 और 14 42, ये CF का दूसरा मान है। अब 42 और 33 जोड़ेंगे, 75 होते हैं, 75 और 30 जोड़ेंगे 105 होते हैं, 105 और 20 जोड़ेंगे 125 होते हैं, 125 और 15 जोड़ देंगे हम 140 होते हैं, 140 और 13 जोड़ देंगे 153 होते हैं, 153 और 7 को जोड़ देंगे 160। ये हमारे पास में CF का लास्ट मान आ गया। आप यदि CF को और अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो CF को मान लो आप बैंक खाता में खुलवाने जाते हैं, पहले दिन आपने 14 रुपए जमा कराया, बैंक कितना दिखाएगा 14 रुपए, सेम का सेम, ये 14 यहाँ सेम का सेम है। अब आपने 28 रुपए जमा कराए नेक्स्ट डे, तो बैंक कितना दिखाएगा 14 और 28 को जोड़ के दिखाएगा 42, 42। अब नेक्स्ट डे आपने 33 जमा करा दिए, तो बैंक तो 42 में 33 जोड़ के फिर बताएगा कि 75 रुपए आपके खाते में है। अब 75 में 30 जोड़ देंगे 105 दिखाएगा, 105 में 20 जोड़ देंगे 125 दिखाएगा, 125 में 15 जोड़ देंगे 140, फिर 140 में 13 जोड़ेंगे 153, 153 में 7 जोड़ेंगे 160। ये एरो आपको बनाने नहीं है क्वेश्चन हल करते समय, ये केवल आपकी समझ के लिए मैंने बनाया है कि ये इसमें सेम का सेम रहेगा, फिर ये तिरछे जुड़ते चले जाएंगे और जोड़ जोड़ के हमें यहाँ लिखने हैं। अब हम क्वेश्चन को आगे हल कर रहे हैं कि इसका माध्यक क्या होगा। तो इसके लिए हम जांच भी तो करेंगे कि बैंक ने हमने जितने जमा कराए हैं क्या बैंक उतना ही बोल रहा है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम माध्य में बारंबारता वाली कॉलम को हर प्रकार से जोड़ते ही आए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि की हो चाहे कल्पित माध्य विधि की हो, यहाँ भी जोड़ना है, लेकिन यहाँ जोड़ के इसका नाम सिग्मा n देना है। तो इनको जोड़िए, आप इन सबको जोड़ोगे तो इसके जितना ही मान प्राप्त होगा 160, 42 और सॉरी 14, 28, 42, 30, 75, 30, 105, 20, 125, 15, 140, 13, 153 और 7, 160। अब हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए आगे और प्रोसेस है। इस n में जो हमने प्राप्त किया इसमें 2 का भाग लगाना है। यदि हम 160 में 2 का भाग लगाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम इस 80 जो हमने n बटा 2 किया है ना, अब ध्यान रखना कि इस 80 से ठीक बड़ी CF ढूंढनी है आपको। तो इस 80 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, 14 छोटी है, 42 छोटी है, 75 छोटी है, 105 सबसे पहले बड़ी है। इस 105 के बाद तो सारे ही बड़े हैं, जो सबसे पहले बड़ा है ना वो देखना है आपने को, के सामने का आंकड़ा कौन सा है। इस 105 के सामने का आंकड़ा x वाली लाइन में कितना है, 35, यही अपना माध्यक है। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी में जो माध्यक है वह ऐसे ज्ञात किया जाता है 35। हमने इन सबको जोड़ा, n बटा 2 80 प्राप्त किए, इस 80 की तुलना CF के प्रत्येक मान से की, और जो सबसे पहले बड़ा आएगा मान कौन आया, 105, 80 से 75 छोटा है, तो उसके सामने का जो आंकड़ा है वह माध्यक है, माध्यक बराबर 35। ऐसे 17.6 में 3 क्वेश्चन है, एक मैंने करवाया, 2 आपके होमवर्क के लिए दिए मैंने, आप मेरे को सॉल्यूशन करके भेजना। अब हम करेंगे 17.7 एक्सरसाइज, 17.6 एक्सरसाइज यहां खत्म होती है, 5 ही क्वेश्चन थे, 3 मैंने करवाए हैं, 2 आपके होमवर्क के लिए हैं। 17.7 जो एक्सरसाइज है वह आपकी जैसे 17.3 थी और 4 एक्सरसाइज थी वैसी ही एक्सरसाइज है, वहां वर्ग अंतराल दिए हुए थे, माध्य ज्ञात करना था, और हमने पहले मध्यमान यानी x ज्ञात किया था, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाया। वैसा यहाँ कुछ नहीं करना है। एक तो ध्यान रखना कि जब भी हम वर्ग अंतराल की सहायता से माध्य की ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा L प्लस n बटा 2 माइनस सी, इसको c भी कह सकते हैं, CF भी कह सकते हैं, बटा f गुणा h।
यहाँ पे n वही रहने वाली है, वर्ग की निम्न सीमा n/2, जो भी हमने n/2 निकाला भी था। c है वो संचयी बारंबारता वाली सारणी में रहेगी, f है वो f वाली लाइन में मिलेगी, c है वो cf वाली लाइन में, f वाली लाइन में, h होता है वर्ग अंतराल। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करवा रहा हूं मैं। देखिएगा, आपको सारणी दी भी है। पहली सारणी में लिखा हुआ है प्राप्तांक और दूसरी सारणी में हमें दिया हुआ है छात्रों की संख्या। आपको ये मैंने पहले ही बताया है, इसको वर्ग अंतराल समझना है, ये या वर्ग समझना है, ये तो वर्ग और ये बारंबारता। तो वर्ग, वर्ग में कितने दिए मैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतने वर्ग दिया मैंने। 20 से 30 का जो वर्ग अंतराल है या वर्ग है, इसके सामने 6 बारंबारता है, फिर 20 बारंबारता है, 44 बारंबारता है, 26 बारंबारता है, 3 बारंबारता है और 1 बारंबारता है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इस बारंबारता से संचयी बारंबारता यानी CF को ज्ञात करना है। तो हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं, पहले सीख चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 6 सेम का सेम रहने वाला है, 6 और 20 जुड़ जाएंगे, इस 6 में 20 जुड़ेंगे 26, 26 और 44 जुड़ेंगे, कितने होते हैं 70, 70 और 26 जुड़ जाएंगे, 70 और 26 96 होते हैं, 96 और 3 जुड़ जाएंगे 99 होते हैं, 99 और 1 जुड़ जाएगा, पूरे पूरे 100 होते हैं, ये 100 हो गया। अब आपको पता है कि वहां हमने क्या किया था, इन सब का जोड़ किया था, 26 44 70 96 99 और 100, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। ये भी एक जांच करने का तरीका है कि CF जो निकाली है वह सही है या गलत है। ठीक है, अब वहां हमने किया था n/2, तो यहां भी हम n/2 ही करने वाले हैं। n/2 कितना हो गया 100/2 यानी 50। इस 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है हमें, 50 से बड़ी 6 छोटी है, 26 छोटी है, 70, सबसे पहले जो बड़ी CF आएगी 70, इसके सामने याद रखिएगा, इसके सामने वहां x था, वो तो हमारा माध्यक हो गया, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो इसको वैसे लिखेंगे CF के सामने का वर्ग कौन सा है, 40 से 50 माध्यक वर्ग होगा। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा सवाल को, क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो जैसे ही ये माध्यक वर्ग, सबसे पहले हम ये सीखते हैं माध्यक वर्ग क्या होता है। माध्यक वर्ग का मतलब है कि हम इस सवाल का जो आगे चल के आंसर करेंगे ना, वह आंसर 40 से 50 के बीच में होगा, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता और 40 से छोटा नहीं हो सकता। ये हमने आंसर तो यहाँ डिसाइड कर लिया कि हमारे माध्यक वर्ग के अनुसार जो इस सवाल का आंसर आना है वो 40 से 50 के बीच आना है। अब कितना आएगा वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से हल करेंगे। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है L, L क्या होती है निम्न सीमा। अब यहाँ पे तो बहुत सारी निम्न सीमाएं थी, 20 30 40 50 60 70, ये सारी निम्न सीमाएं हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि निम्न सीमा कौन सी है, इस वर्ग अंतराल की जो माध्यक वर्ग है उसकी सीमा यानी 40। तो L बराबर 40, इनके बीच का गैप 40 और 50 के बीच का गैप 10 होता है, H बराबर 10। अब क्या बात रही, n/2 हमने 50 निकाल लिया, ये C, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। C होती है, CF होती है, CF वाली लाइन में होती है, यानी इस लाइन में से कोई ना कोई एक C है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्रत्येक स्टूडेंट्स के, ये जो CF का मान है ना, ये कभी भी n/2 से बड़ा नहीं होता, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको। तो n/2 50 है, इसमें से CF घटाएंगे तो ये कभी भी बड़ी नहीं आएगी। अब 50 से बड़ी नहीं आएगी तो आप सोचो CF क्या हो सकती है, 50 से बड़ी नहीं आनी है और 70 हमने इससे ठीक बड़ी देखी थी। तो CF का मतलब हम इसको सरलता से समझने के लिए इसको CF को मान लेते हैं चूकी हुई बारंबारता, यानी ये 26 कहेगा कि यदि मैं सबसे पहले बड़ा होता ना तो मेरे सामने का जो वर्ग है वह मध्यक वर्ग होता। कहने का मतलब है इस 70 से जो ऊपर संचयी बारंबारता है वह CF बनेगी चूकी हुई बारंबारता, यानी ये C है आपकी
c बराबर 26। इसको विशेष रूप से सीख लेना क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस c में ही होता है। f क्या होती है? 70 के सामने इस f वाली लाइन में f होती है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि f वाली लाइन में f होती है, cf वाली लाइन में cf या ये c होती है, तो ये f हो गया f बराबर 44। माध्यक का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख रखा है, क्या है? L प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच। आपको यहाँ पे f भी लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये CF भी है और ये C भी है। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से इस सवाल का लास्ट फाइनल आंसर निकालने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कोरोना महामारी से पूर्णतः डटकर मुकाबला कर रहे हैं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए घरों में रहना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम भारतीय एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से लड़ भी सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ये तो चल ही रही है, जब स्कूलें लगेगी तो इस बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होगी कि आपने कैसे इसको हैंडल किया, आपने कैसे हैंडल किया। तो ये जो हमारे लिए टाइम है ये एक खुद के प्रिपरेशन के लिए भी है और समाज में दिखाने के लिए कि हम कितने अनुशासित रह सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो फाइनल आंसर कर रहे हैं, एन यानी माध्यक है तो माध्यक निकाल रहे हैं बराबर एल प्लस एल यानी 40 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 कितना है 50 माइनस सीएफ या सी कितना है 26 बटा एफ कितना है 44 गुना एच कितना है 10। 40 प्लस 50 में से यदि हम 26 को घटाएंगे, 50 में से 26 घटाने हैं 50 26 27 28 ऐसे नहीं, आराम से ऐसे काउंटिंग। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जब हम गड़बड़ करते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ हो गए 4, 4 में से तो गया 2, 24 बट्टे में तो 44 है ही, गुना में 10। एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि आप सड़कों पे चलते हो ना तो जहां ज्यादातर घुमाव वाली क्षेत्र होती है ना तो वहां लिखा होता है, आगे पहले बोर्ड में लिखा होता है कि संभावित दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। तो ये जो स्टेप है ना ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र होती है, यहाँ गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि आप गलती से या तो इसको काट देते हो या इसको काट देते हो, इन दोनों को काट देते हो, इनका गुणा कर देते हो। ये सारी चीजें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में भाग में बैठी है, ये दोनों आपस में भाग में बैठी है, ये गुणा में बैठी है, ठीक है। तो ये दोनों यदि कट सकते हैं या ये दोनों कट सकते हैं तो मैं एक ही टेबल से या पाड़े से काट सकते हैं। तो 24 और 44 है दोनों 2 के पाड़े से भी कटते हैं, थोड़ी ऊंची सोच रखें तो 4 के पाड़े से कटते हैं, 4 के पाड़े से काट रहे हैं, ये 6 बार ये 11 बार। अब जो 6 है इस 10 के गुणा में है, कहने का मतलब है 6 गुना 10 60 हो गए, 60 बटा 11। तो हमारा जो आंसर है वह 60 में 11 का भाग लगाने पे जो आएगा उसको 40 में जोड़ने पर बनेगा। तो भाग लगाते हैं 11 इंटू 5 55, 5 से स्पेल बच गया, आगे कोई अंक नहीं है, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये जीरो आ ही जाएगा। 50 कितनी बार जाएगा 4 बार, 44 6 बच गया, 0 5 55 5 50 4, यानी ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। 5.454। तो तीसरा अंक है दशमलव के बाद में वह क्या है 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 40 प्लस 5.45, इसमें एक नहीं जुड़ेगा। अब आपको मैंने बताया पॉइंट वाली जो जोड़ और बाकी होती है वो विशेष ध्यान रखना, और जोड़ पॉइंट वाली सरल तब होती है जब एक तरफ पॉइंट हो एक तरफ ना हो। जब एक तरफ पॉइंट और एक तरफ ना हो तो पॉइंट के बाद वाली संख्या में कोई दिक्कत नहीं आती है, सेम का सेम लिखो 0.45 और पॉइंट से पहले वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। ये तो हो गया सीधा तरीका यदि आप याद रखना चाहो। तो दूसरे तरीके से 40 के पीछे पॉइंट नहीं है लेकिन इधर पॉइंट है, कितने अंक है इधर 2 अंक है, तो हम 40 के पीछे भी 2 अंक लगा देंगे पॉइंट 00 के रूप में। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे 4 5, इस पॉइंट के नीचे होते 4 5 और ये 5 जोड़ना है 5 और 0 5 5 0 और 4 4 5 4, ये अपना फाइनल आंसर है 45.45। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज माध्यक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैंने ये माध्यक करवाया है, जो वर्ग है उनकी सहायता से हमने माध्यक ज्ञात करना सीखा है। आपके लिए ये होमवर्क रहने वाला है कि 17.6 को आप कंप्लीट करें। 17.7 में टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है, एक करा दिया, सारे के सारे सेम के सेम ऐसे क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन की मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका हल जरूर करके भेजेंगे।
तो उम्मीद है आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है कि आपको हम घर बैठे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपकी भी निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आप ईमानदारी से काम करें, इसको सीखें और हमें अपने जो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज है इनके आंसर जरूर भेजें। धन्यवाद।